नमस्कार बच्चों। पाठ दूसरा न्याय की कुर्सी के सवाल जवाब हम समझने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले है चित के लिए। यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में 4 सवाल है जिसको हम समझते हैं। आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? तो सभी बच्चों का जवाब इसका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं इसे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। इसमें 2 टीमें होती है, एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी बॉलिंग। जो टीम अधिक रन बनाती है वही जीत जाती है। आप अलग अलग खेल के बारे में भी लिख सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती। आपका जो भी प्रिय खेल है उसको कैसे खेलते हैं बच्चे अपने आप लिखेंगे। दूसरा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। हाँ, एक बार हमारे स्कूल में 2 दोस्तों में झगड़ा हो गया था। मैंने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें समझाया कि दोस्ती में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आखिर में दोनों दोस्त फिर से मिल गए और खुश हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने मेरा अनुभव साझा किया है। आप अपना अनुभव साझा कीजिए। आपके 2 दोस्त स्कूल के हो, आपके सोसाइटी के हो, आपके घर के आसपास दोस्तों का जो भी अनुभव है। कभी छोटी छोटी बात पर मनभेद हो जाता है, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो आपने बीच में आकर उसकी समस्या का समाधान कैसे निकाला, वो अपना अनुभव आप लिख सकते हो। यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? मतलब आपको सोचना है कि आप थोड़ी देर के लिए राजा बन गए हो, तो आप क्या करते? तो देखो यहाँ मैंने लिखा है, अगर मैं राजा की जगह होता तो उस लड़के को बुलाकर उसके साहस और न्यायप्रियता की तारीफ करता। मैं उसे इनाम देता और उससे न्याय करने का जिम्मा देता ताकि वह लोगों की मदद कर सके। आप अपने हिसाब से जवाब लिख सकते हो कि मैं बच्चे को इनाम देता, मेरे दरबार में शामिल कर देता। ठीक है, उस तरह से आपका जवाब हो सकता है। लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण थे जिसके कारण वह सिंहासन पर बैठा पाया गया था? देखो, सिंहासन पर बैठने के लिए अपने अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे गुण होने चाहिए सोचिए। लड़के के अंदर सत्य बोलने की आदत, न्यायप्रियता, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता जैसे गुण थे। इन गुणों के कारण ही वह सिंहासन पर बैठने योग्य माना गया था। लोगों ने उसको इसीलिए पसंद किया था। उसके बाद पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। सबसे पहला है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? राजा को कैसे पता चला कि ये लड़का न्याय कर रहा है? तो लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर, ये तो नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर, हाँ ये सही है, इसके सामने हम स्टार कर सकते हैं। लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, बुराई तो सुनी नहीं थी, गलत है ये। मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर, मंत्रियों ने भी ऐसी कोई बात रखी नहीं थी, तो यहाँ पर एक ही जवाब सही है। दूसरा है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? सबसे अधिक आश्चर्य, तो बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, बात सही है, राजा को आश्चर्य हुआ था, तो स्टार कर दीजिए। लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, ये भी राजा को आश्चर्य की बात लगी थी। सिंहासन पर बैठने वाला लड़का
सही न्याय करता था। ये भी एक आश्चर्य की बात थी। स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। ये भी बात सही है कि उसके अंदर क्या है, चमत्कारी शक्ति है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। ये है लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, इसमें आश्चर्य ज़्यादा है नहीं। ये 3 हम सही रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? लड़के ये खेल प्रतिदिन क्यों खेलने लगे? क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। बोलिए। क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, उनको मज़ा आ रही थी। हाँ, उनको बहुत आनंद आ रहा था। उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, क्योंकि इस खेल में वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। ये नहीं आएगा क्योंकि वो तो बाद में पता चला उनको। पहले तो उनको क्या था कि ये खेल उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था, न्याय करने का मज़ा आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था, पछतावा भी था कि उसने गलती की है। क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। नहीं, जनता ने तो नहीं कहा था। ये दोनों भी सही हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा आंसर इसके सही हो सकते हैं। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर सवाल जवाब है, 5 दिए हैं। इसको हम नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? राजा क्यों नहीं बैठ पाया? चलिए, क्योंकि सभी लड़के सच्चे, निडर और न्यायप्रिय थे। उनमें कोई लालच या छल नहीं था। पर राजा ने अपने कर्मों में गलतियां की थी और उसने पहले कभी अन्याय किया था। इसी कारण वह सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं था। राजा ने कुछ ना कुछ गलतियां की थी, कुछ गलत काम किए थे, अन्याय किया था, इसलिए राजा बैठ सकता नहीं था। चलिए दूसरा सवाल है, क्या राजा को तुम उचित समझते हो कि सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर को कारण सहित बताइए। क्या राजा को सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं? तो कुछ बच्चे हाँ भी बोल सकते हैं, कुछ बच्चे ना भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका कारण भी लिखना है कि आपका हाँ या ना किस लिए है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हाँ, राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका न्याय करने का अनुभव ज़्यादा था। उसने अपनी गलतियों से जो सीख ली थी उसका भी फायदा मिलेगा। किसको मिलेगा? प्रजा को मिलेगा। तीसरा सवाल, दोनों पक्षों के झगड़े का निपटारा करने के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास क्यों जाया करने लगे? तो दोनों किसान जो थे वो किसके पास गए? लड़के के पास गए। क्यों गए? तो दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय
लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि लड़के के न्याय करने की विधि एवं उसकी बुद्धि की खुशबू पूरे नगर में फैल गई थी। लोग भी अब विश्वास करने लगे थे और उसके निर्णय से संतुष्ट भी थे। लोगों को बहुत ही विश्वास था बच्चे पर कि वो जो निर्णय लेगा वो एकदम सही होगा। तो बच्चे की जो बुद्धि थी, न्याय करने की क्षमता थी, उसकी बात पूरे गांव में फैल गई थी। आगे का सवाल है, चौथी मूर्तियां सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? तो राजा ने यह देखकर सिंहासन पर बैठना चाहा कि जब छोटा सा बच्चा बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं। वह सबसे धनवान और बलवान है, उसी का ही अधिकार था। ऐसा घमंड और अभिमान देखकर चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। तो चौथी मूर्ति को लगा कि राजा सब तरीके से सही है, उसने अपनी गलती भी मान ली है, प्रायश्चित भी कर लिया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा अभी भी घमंड और अभिमान है, इसलिए अभी भी वो बैठने के योग्य नहीं है। इसलिए चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आसमान में उड़ गई। चलिए, पांचवा सवाल, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। एग्जाम में कोई भी गद्यांश होता है तो एक सवाल ऐसा होता है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो हमें पैराग्राफ को पढ़कर किसके बारे में है, हम क्या करते हैं, नया एक टाइटल देते हैं। तो इस कहानी का टाइटल मैंने दिया है, नया शीर्षक, न्याय का सच्चा हकदार। तो मैंने ये टाइटल क्यों दिया? मैंने यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि न्याय करने के लिए केवल राजा होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चा और ईमानदार होना जरूरी है। इस कहानी का संदेश यही है कि न्याय वही कर सकता है जो सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। आगे का टॉपिक है अनुमान और कल्पना। कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती है। वे कहाँ जाती होगी और वहाँ क्या करती होगी? सोचिए, आप अपनी कल्पना से बताइए। तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, सुनिए। मेरी कल्पना में सिंहासन की मूर्तियां स्वर्ग में चली गई होगी। वहां जाकर वे देवताओं को सारी बातें बताती होगी। वहां सिर्फ अच्छे और न्याय प्रेमी लोग ही रहते होंगे। सिंहासन राजा को दे या नहीं, उसकी राय भी लेती होगी। तो ये सिंहासन कहा जाता होगा स्वर्ग में। तो आप भी अपनी कल्पना से इसका उत्तर दे सकते हो। यदि इस कहानी के अंत में राजा को सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? अगर राजा सिंहासन पर बैठ जाता तो क्या होता? अच्छा ही होता, ठीक है ना। अगर राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वह और अच्छे से न्याय करता। उसका अनुभव और गलतियों की सीख दोनों काम आते। अब से वह लोगों की बातें सुनकर ही न्याय करेगा, वो लोगों को सुनेगा। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद है, देखो ग्रामर शुरू हो रहा है, भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। ये जो दोनों लाइन है ना, उसमें देखो कहीं पर कॉमा, अल्प विराम, फुल स्टॉप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ नहीं दिख रहा।
ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना। अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। अब देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य कोई एक व्यक्ति बोला है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे कि अध्वरण चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह, कॉमा, अल्पविराम, विस्मयबोधक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्य में कहाँ ठहराव है और उनका क्या भाव है। यहाँ पर हमें क और ख दिया गया है, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे और उसके अंदर विराम चिन्ह लगाओगे। ये हमारे टेक्स्ट बुक के ही लाइन्स है, तो आप इसको टेक्स्ट बुक में से ढूंढकर आपका जवाब चेक कर सकते हो। इसमें ये रहा इसका जवाब, टेक्स्ट बुक का ही है बेटा। इसमें देखिए, विराम चिन्ह को कॉमा कहते हैं, जो वाक्य में रुकावट दिखाने के लिए होता है। अल्प विराम बोलचाल के वाक्य में होता है। उद्धरण चिन्ह किसी के कहे हुए शब्द को दिखाने के लिए होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जब हमें किसी को प्रश्न पूछना हो तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद है तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा मतलब नाउन, नाउन मतलब नाम। नाम क्या है? तो तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, तो मूर्ति एक नाम है, तो संज्ञा क्या होगी? मूर्ति होगी। कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? तो मूर्ति। कैसी मूर्ति? कौन सी मूर्ति? किसकी मूर्ति? तो जो विशेषता है वो तीसरी मूर्ति है, तो विशेषण कौन होगा? तीसरी। उसके जवाब भी है, आप लिख दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। हमें विशेषण ढूंढना है। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वेरी गुड। तो क का जवाब दे दिया है। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। तो लड़कों का झुंड, कितना झुंड है? एक। और दिन, कितने दिन? एक दिन। तो दोनों में एक एक के नीचे अंडरलाइन की हुई है। आगे के जवाब देखेंगे हम। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो इसके विशेषण क्या है? प्राचीन, ऐतिहासिक, लंबा चौड़ा। ठीक है। इसमें संज्ञा क्या है? उज्जैन नाम है, मैदान संज्ञा है, नगरी वो भी संज्ञा है। तो संज्ञा के लिए विशेषण उपयोग में आता है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो इसके अंदर विशेषण है छोटी। क्या है? छोटी। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो इसमें विशेषण है सुंदर। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो अच्छी खासी वो क्या है? विशेषण है। आगे बढ़ते हैं।
आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके, लिखिए। आपको अगर सिंहासन पर बैठना है तो आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, हाँ, किसी का बुरा नहीं करना है, निष्पक्ष होना है, और कौन कौन से गुण होने चाहिए उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। मुझे न्यायप्रिय होना चाहिए, मुझे बुद्धिमान और विवेकशील होना चाहिए, मुझे सबकी बात ध्यान से सुनने की आदत होनी चाहिए, मुझे सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। तो आप अपने मन से और 2-4 वाक्य इसमें ऐड कर सकते हो। पाठ से आगे, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हो? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हो? कभी कभी हमारा झगड़ा हो जाता है हमारे बड़े भाई बहन के साथ या छोटा भाई बहन के साथ, स्कूल में छोटा मोटा दोस्तों के साथ झगड़ा होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? देखिए, मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि वे मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं और सही सलाह भी देते हैं। कभी कभी मैं अपने शिक्षक के पास भी जाता हूँ, क्योंकि वे अनुभवी होते हैं और मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। अगर दोस्ती से जुड़ी समस्या होती है तो मैं अपने अच्छे दोस्तों से भी बात करता हूँ, क्योंकि वे मेरी बात को समझते हैं। तो झगड़ा कैसा है उस हिसाब से हम अपने शिक्षक, माता पिता या दोस्त वो सब पसंद करेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? हाँ, एक बार मेरे एक दोस्त ने मेरी पसंदीदा चीज़ ले ली और वापस नहीं दी। पहले मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने शांति से उससे बात की और अपनी बात समझाई। उसने माफ़ी मांगी और चीज़ वापस कर दी। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, क्लास में 2-4 बच्चे मस्ती करते हैं, जब टीचर आते हैं तो हम फंस जाते हैं। मस्ती किसी और ने की है, गलती से नाम हमारा आ जाता है। आगे देखो, मैंने धैर्य और बातचीत से उस समस्या का हल किया। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत, तो ये जो कहानी है वो कहानी पुस्तकालय में आपको मिल जाएगी। इसकी बुक का नाम क्या है? सिंहासन बत्तीसी। इस बुक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश के सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है और उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती है। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। तो पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोज कर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित है, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए। तो आप सबको पुस्तकालय में जाना है और ये सारी बुक्स ढूंढकर आपको पढ़नी है। आपको बहुत मज़ा आएगा। हमें किताबें पढ़ने से ज़्यादा जानकारी मिलती है, ज्ञान बढ़ता है। पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए।
सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं। तो हम लोग बैठने के लिए देखो कुर्सी, सोफा, बेंच, स्टूल जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। मचिया तो ये किस में से बनती है बताइए। कुर्सी बनती है लकड़ी की, प्लास्टिक की या लोहे की बनी होती है। इस पर बैठने के लिए पीठ और सीट होती है। सोफा मुलायम गद्देदार होते हैं जिस पर आराम से बैठा जाता है। बेंच लकड़ी या लोहे की होती है और उस पर एक साथ 2-4 बच्चे बैठ सकते हैं। स्टूल छोटा होता है जिसमें पीठ का सहारा होता नहीं है। इसका इस्तेमाल छोटे कामों में बैठने के लिए किया जाता है। मचिया कैसा होता है? बांस और रस्सी से बनी होती है और गांवों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद आगे का टॉपिक है, ये रहे देखो चित्र दिए हैं। चटाई, दरी, मुंडा, चारपाई, पीढ़ा और टाटपट्टी। तो इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो लिखो और किस में से ये सब बना है वो भी हमें लिखना है। तो चटाई यह घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। अपनी भाषा में इसे चटाई ही कहते हैं। दरी का वर्णन है, यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? दरी बोलते हैं। उसके बाद है मुंडा। यह बांस या प्लास्टिक की रस्सियों से बुना होता है। इसे छोटे आकार में बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है और आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं वो भी आप लिखिए। चारपाई, चारपाई कैसे बनी होती है? लकड़ी की होती है और उस पर रस्सी बुनी होती है। इस पर लेटने और बैठने दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? खटिया बोलते हैं, चारपाई बोलते हैं। उसके बाद है पीढ़ा। यह लकड़ी का छोटा और नीचा आसन होता है। इसे बैठने, पूजा करने या पाँव रखने के लिए प्रयोग करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पीढ़ा। टाटपट्टी कैसी होती है? यह जूट या बोरे से बनी होती है और स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टाटपट्टी कहते हैं। अभी हमारे पास कुछ पहेलियां हैं, बूझो तो जाने। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियां। हो सकता है कि इनमें से कुछ को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो आइए बूझते हैं ये रोचक पहेलियां। सबसे पहली पहेली है गौण पहेली। न तो खाए न तो पीवे, संगमा रेंगत है। न खाती है न पीती है, लेकिन संग संग चलती है। बताओ। तो कोई बच्चा बोलेगा छाया, कोई बोलेगा साइकिल। ठीक है, तो दोनों जवाब सही है। देखो नीचे जवाब भी दिया है, छाया। दूसरा क्या है? निबाड़ी पहेली। हरो माथड़ो लाल पेट, रस पीव ले भर भर पेट। मतलब हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भर भर पेट। क्या है बताइए इसका जवाब? तरबूज। मालवी पहेली। एक जानवर ऐसो जिसकी दुम पे पैसो। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। बताइए क्या है? मोर। बुंदेली पहेली। एक लकड़ी, बुंदेली पहेली। एक लकड़ी
कि ऐसी कहानी उमे लुको है मीठो पानी। एक लकड़ी की ऐसी कहानी, उसमें छिपा है मीठा पानी। बोलो क्या हो सकता है? गन्ना। और ये आखिरी है बघेली पहेली। एक दिया सप्तब उजियार, एक दीपक से चारों ओर उजियारा, जिसे बोलते हैं सूर्य। और ये आखिरी में मेरा न्याय। अपनी कक्षा से किन्हीं दो ऐसी समस्याओं को चुनिए जिन पर न्याय किया जाना है। कक्षा को दो समूह में विभाजित कीजिए। दोनों समूह एक समस्या लेकर उस पर विचार करेंगे। तत्पश्चात दोनों समूह एक एक कर नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे। दर्शक समूह प्रतिपूर्ति प्रदान करेंगे, मतलब आपको मार्क्स मिला जाएगा 1 2 3 4 5 में से। आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आपके पात्र संवाद कैसे है, समस्या का समाधान कैसा है, पात्रों का आत्मविश्वास कैसा है, तो इसके लिए जज भी बनाना पड़ेगा। देखो पहली समस्या है कि कक्षा में शोर करना, तो इसका समाधान है बच्चों को समझाना कि शोर करने से पढ़ाई में बाधा आती है। सभी को साथ बैठकर पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए। शोर करने वालों को विनम्रता से समझाना और मिलकर नियम बनाना। दूसरी समस्या है सफाई न रखना। क्लासरूम में सफाई नहीं है। कक्षा और स्कूल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी जिम्मेदारी ले, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, सफाई का महत्व समझाए और सबको प्रेरित करे। तो इसका नाटक करना है और कक्षा में बताना है, और उसके मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे। और कौन सा ग्रुप जीतेगा, देखो यहाँ पर 2 ग्रुप बांट के आप एक खेल खेल सकते हो। चलो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद एवं शुभ।